नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसका भूमिका का हम अध्ययन करेंगे आज, किसकी भूमिका में क्या लिखा है बच्चन सिंह ने। तो सर्वप्रथम इसकी भूमिका, आधुनिक काल नामकरण तथा काल विभाजन। इसमें 1857 की क्रांति की बात की गई है कि किस प्रकार क्रांति आई और परिवर्तन हुआ हमारे समाज में, देश में। इसका नामकरण किस प्रकार रखा गया और इसके उपविभाग कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल नामकरण तथा इसका काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। ये सबसे अधिक जटिल समस्या है किसका, उसका विभाजन करने में, सीमा का, उसका काल का, यानी उसके समय का। किसी कालखंड की शुरुआत किस समय से होती है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। समय की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं हमेशा कालखंड की, तो उसका जो बदलाव होता है उसके कारण एक कालखंड दूसरे कालखंड से भिन्न होता है। हमेशा बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है। बदलाव, परिवर्तन, ये तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव होना है निश्चित। एक जैसा समय नहीं रहता, सदैव बदलाव होता है, तो वह प्रकृति का एक नियम है। नए कालखंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों और कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होगा, यानी एक बार जो फिक्स हो गया वही चलता रहे, उसे परिवर्तन उसमें हो सकता है। इस बदलाव को जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा रोमांटिक लहजे और ग्रेसनी शैली में अप्रत्याशित और कौतूहलपूर्ण कहते हैं। हिंदी साहित्य तृतीय खंड भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक काल, उसके विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। बदलाव के स्पष्टतः चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक, आधुनिक काल का जो प्रवर्तक है उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। इनके जन्म के समय से लेकर ही, है ना, तो इनका जन्म हुआ था 1850, ठीक 19वीं सदी के मध्य में होता है। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष मान लिया, किंतु यह वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका अदा नहीं करता। इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम दो वृत्तियों को स्पष्टतः अलगाने वाली तथा इस अलगाव के लिए खुद बहुत कुछ उत्तरदायी होने चाहिए। यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभ बिंदु मान लिया जाए तो प्रयुक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसको मान लिया जाए, इसके बदलाव के जो कारण हैं, तो ये दोनों शर्तें ही पूरी हो जाएंगी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, क्या था, जो गदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत ही परिवर्तन आए हमारे समाज में, हमारे देश में, तो इससे भी इसको जोड़ा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला देने वाला सिद्ध हुआ। कौन, 1857 का जो संग्राम हुआ था। इसके पहले देश के अन्य भागों में छिटपुट विद्रोह हो चुके थे। उदाहरण, बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था ये। उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817 में हुआ ये। विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794 आदि। सन 1857 का विद्रोह भी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के एक सीमित भाग तक ही फैलकर रह गया था। यद्यपि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था,
किंतु अपनी प्रकृति और संरचना में यह भिन्न था। इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों कहाँ से हुई थी? अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, किंतु इसकी स्थितियां वर्षों पहले से बन रही थी। यानी कोई भी जब काम होता है तो उसकी जो नींव रखी जाती है या उसकी जो रूपरेखा विकसित होती है वो बहुत पहले से होती है कि हम इस कार्य को इस प्रकार करेंगे। तो इसी प्रकार 1857 का विद्रोह भी है। बाद में इसमें जमींदार जो विद्रोह में जुड़े, किसान, कारीगर और सामंत भी जुट गए। यानी सभी मध्य वर्ग के जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो भी इस विद्रोह में जुट गए। छोटी सी शुरुआत जनता की व्यापक लड़ाई में बदल गई। इसे दबाने में अंग्रेजों के छक्के छूट गए। इसी के फलस्वरूप कंपनी राज्य का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया को अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। देश के मिजाज को बदलने तथा राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करने में इसका विशेष महत्व है। किसका? 1857 का जो विद्रोह था उसका। अतः इसी को आधुनिक काल का प्रारंभिक माना जाता है। आधुनिक काल का जो दौर है वो यहीं से शुरू होता है। नामकरण, कि इसका नाम किस प्रकार रखा गया और कहां से इसका नाम आया। नामकरण, आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है। मध्यकाल से भिन्नता की ओर नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी आधुनिक जो शब्द है वह दो अर्थों की सूचना देता है, दो प्रत्ययों की। जो मध्यकाल से आगे बढ़े, मध्यकाल के बाद रीतिकाल आया, आधुनिक काल आया, तो ये मध्यकाल में जो भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण थी, यानी जो पहले वीरगाथा काल में वीर राजाओं की प्रशंसा और उनके गुणगान के जो दोहे और वो रचनाएं चल रही थी, उससे आगे जब इन पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े जाने लगे, तो सभी भगवान की शरण में गए। मध्यकाल में, रीतिकाल में लक्षण पारंपरिक ग्रंथों की रचना होने लगी। उसके बाद फिर नवीन दृष्टिकोण मिला, तो वहां से आधुनिकता की शुरुआत होती है। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। यानी मध्यकाल में जो भगवान की शरण में चले गए, सभी उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। एक से दोहे, एक से परिपाटी के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे तोड़कर गद्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गद्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीतिकाल की कला, रीतिकाल में क्या हो रहा था? रीतिकाल में जो कला और साहित्य अपनी कथ्य, अलंकृत और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंधे घाटों में बह रहे, श्रृंगार लक्षण ग्रंथों की रचना हो रही थी। तो एक ही परिपाटी के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो उन सबसे पढ़ के व्यक्ति बोर हो जाता है। एक ही जैसी चीजों को लिखते, सुनते, देखते, तो उसे कुछ नवीन, अक्सर नवीन चाहिए होता है, नया। तो इसी प्रकार आधुनिक काल की शुरुआत भी ऐसे ही होती। इन छंदों में न वैविध्य था और न विन्यास, है ना। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विभिन्न स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यानी जो लक्षण ग्रंथों की रचना हो रही थी, पहले वीर राजाओं की प्रशंसा, फिर मध्यकाल में भगवान की शरण में जाने वाले ग्रंथ लिखे गए, भगवान को ही वो मेन आधार बनाकर उनका। फिर रीतिकाल में लाक्षणिक ग्रंथों की जो परंपरा चली, उनसे जो मनुष्य बाहर निकला, तो उसने साहित्य को अपने सुख दुख, साहित्य में जो जीवन में, समाज में जो घटित हो रहा था, वह आधुनिक काल में वो साहित्य में प्रयोग होने लगा। तो पहली बार मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार साहित्य को जुड़ा। यानी साहित्य क्या है? साहित्य ने सभी का भला चाहने वाला। तो साहित्य की रचना मनुष्य के साथ उसके सुख दुख, उसके आपस में जो समाज के जो घटना चक्र थे, उन सब के साथ पहली बार साहित्य ने अपना जोड़ा, साहित्य का जुड़ाव हुआ। आधुनिक शब्द में दूसरा अर्थ ध्वनित होता है इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक माने इस लोक का दृष्टिकोण। इसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति क्या क्या इहलौकिक दृष्टिकोण। तो इसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसने
कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी। पर आधुनिक युग में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया, यानी पर्यावरण के बारे में भी वो सोचने लगा कि हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। उनको आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा इहलौकिक ही है। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान, नवीन दृष्टिकोण का यह फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। पहले सभी जो लिखे जाते थे वो ब्रजभाषा में लिखे जा रहे थे, अवधी में लिखे जा रहे थे, खड़ी बोली का कोई प्रयोग नहीं करता था, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। अब इसके उपविभाग कौन कौन से थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है वह एक सूत्रता के अभाव में विसंगतपूर्ण हो गया है। उन्होंने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास है उसमें आप अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे कि उन्होंने आधुनिक काल को सिर्फ दो खंडों में ही बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। ये दोनों खंड एक दूसरे से इतने पृथक हैं कि उनमें एक समानता नहीं आ पाती। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास विवेचित है। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। इसे फिर तीन उत्थानों में विभाजित किया गया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। काव्य खंड में भी दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई धारा के भी तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। शुक्ल जी के गद्य खंड और काव्य खंड एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। एक ही प्रवृत्ति का दूसरे की प्रवृत्ति से कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है मानो गद्य खंड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है तो काव्य खंड में दूसरी प्रवृत्ति। उदाहरण, काव्य खंड दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान काव्य में जो छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है तथा गद्य खंड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता निरूपित की जा सकती है, नहीं की है उन्होंने, मतलब सब अलग अलग है। इस खंड दृष्टि के कारण इतिहास का निरंतर ओझल हो गया है। परवर्ती इतिहासकारों ने प्राय शुक्ल जी का अनुगमन किया है, यानी शुक्ल जी ने जो गलतियां भी की हैं तो जो आगे की जो इतिहासकार आए उन्होंने उसे सही मानकर उसी को ही आगे लिखते चले गए, उसी को सही मानकर। पर ऐसा नहीं है। आधुनिक काल के इतिहास लेखन में सामान्य रूप से उनकी उत्थानवादी शैली ही स्वीकृत कर ली गई है। कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के प्रथम दो चरणों को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहना अधिक संगत समझा है। आधुनिक काल के जो प्रथम युग हैं उसमें पहले उनसे शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान दिया है, और कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के प्रथम चरणों को दो भागों में बांटा है, भारतेंदु युग पहला और दूसरा है द्विवेदी युग। किंतु इन नामों की ग्राह्यता को संदेश की दृष्टि से देखा जाता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ सी आ गई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग में प्रकाशित हिंदी साहित्य तृतीय खंड में उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद्र युग, फिर देखो आगे बहुत सारे, जब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को स्वीकार किया तो सभी ने कहानी के उपन्यासों के में प्रेमचंद्र का युग, नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग की कल्पना की गई। पता नहीं समीक्षा के संदर्भ में शुक्ल युग क्यों नहीं लिखा गया। जितने युग उतने संदर्भ, यानी सभी के नाम से अपने अपने युग जोड़ लिए गए। एक इतिहासकार और डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास उनके संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ना, प्रकाशित हुआ। अनेक लेखकों द्वारा लिखे जाने के कारण इसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मिलेंगे, यानी संपादन इसमें नगेंद्र ने किया था और अनेक लोगों ने इसे लिखा है। पूर्व पीठिकाओं की स्थापनाओं के साथ विधाओं की संगति नहीं बैठ पाती। उदाहरण, भारतेंदु युग को लिया जा सकता है, इसका नाम है पुनर्जागरण, पर भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण का दूर का भी रिश्ता नहीं है। छायावाद युग सामान्यतः सर्वमान्य है। अब छायावाद की बात करेंगे कि छायावाद में क्या है।
छायावाद युग सर्वमान्य है। इसे विभाजक रेखा मानकर कालों का नामकरण अधिक सुविधाजनक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। यूं छायावाद शब्द अपने अर्थ संकोच और एकांगिकता के कारण ग्राह्य नहीं है। इसका संबंध पुनर्जागरण काल से है, पर यह शब्द व्यापक परिप्रेक्ष्य में मौजूद नहीं है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग के समग्रता को उजागर कर सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा, अतः जिसे छायावाद युग कहा जाता है उसे स्वच्छंदतावाद युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। यह शब्द अपनी अर्थवत्ता में गांधी नेहरू युग के आदर्शों और अंतर्विरोधों की समानता पा लेता है। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन में जिस व्यक्तिगता को अधिक महत्व दिया जाता है वह गांधीवादी आंदोलन में आतन मौजूद है। अंतरात्मा की आवाज इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। अंतरात्मा की जो आवाज है वह इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। स्वच्छंदतावादी साहित्य मुक्ति का साहित्य है। किस चीज का साहित्य है? मुक्ति का। ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन था। स्वच्छंदतावाद युग नाम स्वीकार कर लेने पर इसे तो ईसाइयत फैंटस्माटा से जोड़ने की जरूरत होगी और न ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कर सरलीकरण कहने की आवश्यकता। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। क्या रहा है? काव्य। उन्होंने सिर्फ काव्य को ही प्रमुखता दी है। प्रसाद, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों को उसी काल में उनके उपन्यास भी उसी काल में लिखे गए, पर उनको छायावादी उपन्यास नहीं कहा गया। क्या छायावादी कहा जाएगा? इस काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि को स्वच्छंदतावादी तो कहा जा सकता है, पर छायावादी नहीं। यानी छायावाद में सिर्फ काव्य को स्थान दिया गया और गद्य साहित्य को नहीं। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। द्विवेदी युग व्यक्तिवाचक नाम होने से युग ग्राह्य है। दूसरे, इससे किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। तीसरे, इस नाम के कारण ऐतिहासिक प्रवाह खंडित हो जाता है। इस युग में निबंध और कविताएं अधिक लिखी गई। द्विवेदी युग में निबंध लेखकों में मुख्यतः महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह की गणना की जाती है। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। निबंध लेखकों में पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखक हैं, शेष 3 पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंधकार हैं, क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति पाई जाती है। निबंध लेखकों के रूप में इन्हीं तीनों का विशेष महत्व है। द्विवेदी कलम के कवियों में केवल मैथिली शरण गुप्त को ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है, वह भी साकेत के कारण। मैथिली शरण गुप्त की महान रचना है साकेत, तो उसके कारण उन्हें महत्व प्राप्त है। साकेत पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने स्वयं स्वच्छंदतावादी कहा है। तो प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने किन 3 कवियों को स्वच्छंदतावादी कहा है ना? तो श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे, इन तीनों को शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी माना है। वस्तुतः अगले संदर्भ में इन्हीं कवियों का विकास प्रसाद पंत निराला में हुआ। छायावाद में जी क्या हो गए? प्रसाद पंत और निराला को माना गया। अतः इस युग को पूर्व स्वच्छंदता का युग नाम देना अधिक संगत है। भारतीय युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठानी जानी चाहिए। स्वच्छंदता युग के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सकता है। इसे पुनः 3 दशकों में बांटना अधिक संगत प्रतीत होगा। संक्षेप में इस काल के उपविभाजन का प्रारूप निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है ना? तो आगे हम देखेंगे। स्वच्छंदतावाद को इस प्रकार इन्होंने बांटा है। स्वच्छंदतावाद युग के बाद के काल को
उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सकता है। इसे पुनः 3 दशकों में बांटना अधिक संगत प्रतीत होगा। पुनर्जागरण काल, पूर्व स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर स्वच्छंदतावाद। पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक। आधुनिक बोध की रचनाएं हैं जिसमें संतुलन की खोज और आधुनिकता, प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व बताया गया है। तो इसकी जो आपने भूमिका पढ़ी, उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।